हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का हमारा ब्लॉग है माँ वैष्णो देवी यात्रा का। जी हाँ, माँ वैष्णो देवी यात्रा जो वही त्रिकुट पर्वत पे वास करती हैं। और आज का वीडियो बेहद ही खास होने वाला है। हम पूरा दर्शन आप लोग को दिखाएंगे, स्टार्टिंग कैसे जाते हैं, कैसे मैं जा रहा हूँ और एंड तक वहाँ पहुँचने के बाद कैसे दर्शन होते हैं और सब यात्री, बहुत सारे यात्री कैसे सफ़र करते हैं 13 किलोमीटर की लंबी दूरी और वही ऊंची पहाड़ियों पे कैसे सब तय करते हैं। तो पूरा फुटेज मेरे साथ देखिए। वैसे तो भारत में लाखों सारे मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर इतना ख़ास है जो पहाड़ों और बादलों के बीच में है। और माँ वैष्णो देवी 13 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद ही हम लोग को दर्शन मिलता है। तो वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं एंड तक। दोस्तों, भारत में तो वैसे धार्मिक स्थलों की कोई कमी नहीं है। हर साल लाखों यात्री तीर्थ करते हैं, लेकिन इनमें से सबसे बेहद खास है पहाड़ों और बादलों के बीच स्थित माता वैष्णो देवी का दरबार। वैष्णो देवी मंदिर तक की यात्रा को कठिन और तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। वैष्णो देवी दरबार जम्मू कश्मीर स्थित त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में है, जहां तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है। ये यात्रा भले ही कठिन है, लेकिन यहाँ का दृश्य बेहद अलौकिक है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि आपको भी माँ वैष्णो देवी दरबार में जाना है, तो उससे पहले ये 10 महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यात्रा करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने या घूमने के लिए सबसे अच्छा समय गर्मियों का होता है। गर्मियों में पहाड़ों पर मौसम अच्छा होता है। यदि आप मानसून या सर्दियों की दौरान यात्रा कर रहे हो, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि मौसम की स्थिति बदलने की संभावना रहती है। नए साल की पूर्व संध्या, नवरात्रों और गर्मी की छुट्टियों या त्योहारों जैसे विशेष दिनों में यहाँ बहुत भीड़ होती है, जिसकी वजह से यहाँ दर्शन के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। दोस्तों, उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्रा के लिए आपको अपना पंजीकरण कराना होगा। कटरा में यात्रा शुरू करने से पहले पंजीकरण कराना होता है। इसके लिए भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ से आपको पंजीकरण की पर्ची मिल जाएगी। इस यात्रा पर्ची के जारी होने के बाद आप 6 घंटे के अंदर बाण गंगा में पहली चेकपोस्ट को पार करना होगा। ट्रैक लेने का भी विकल्प है आपके पास। 12 किलोमीटर का ट्रैक। यदि मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए आपको लंबी सैर के लिए तैयार रहना चाहिए। रास्ता अच्छा होने के कारण ट्रैक अपने आप में सुगम है। यदि आप ढलान पर नहीं चलना चाहते हैं, तो आपके पास खड़ी सीढ़ियां चलने का भी विकल्प है। रात के समय अपनी यात्रा शुरू करें, क्योंकि यह आपको पहाड़ की चोटियों के बीच से उगते सूरज के नज़ारों को देखने का एक अद्भुत अवसर देगा। दोस्तों, जो बुज़ुर्ग हैं, जिनको चलने में दिक्कत है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया सुविधा है। वरिष्ठ नागरिकों के साथ यात्रा कर रहे हो तो आपके पास टट्टू की सवारी करने का भी विकल्प है। एक निश्चित दर निर्धारित है, जिस भुगतान पर आप टट्टू की सवारी कर यात्रा कर सकते हैं। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैटरी से चलने वाले ऑटो भी दिन के समय में उपलब्ध रहते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, तो सांझी छत हेलीपैड तक उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर का विकल्प चुनने के लिए आपको बुकिंग पहले ही करानी होगी, क्योंकि इस सेवा के लिए लंबी लाइन रहती है। दोस्तों, पवित्र तीर्थ यात्रा के बीच में अर्धकुंवारी मंदिर की गुफा अवश्य जाना चाहिए। इस मंदिर के दर्शन किए बिना माँ वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। अर्धकुंवारी से 3.25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सांझी छत एक खूबसूरत स्थान है। यहाँ से घाटी का विहंगम दृश्य और बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों का आनंद लिया जा सकता है। इस यात्रा के दौरान खाने पीने की चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यात्रा मार्ग में बहुत सारे भोजनालय और जलपान केंद्र हैं। यहाँ आपको स्वादिष्ट राजमा चावल, पूरी, छोले, डोसा, कपीप कोड़ा और दही बड़ा मिलता है। दोस्तों, मुख्य परिसर, जिसे भवन के रूप में जाना जाता है, यहाँ पहुँचने के बाद आपको मुफ्त और किराए पर आवास की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ शाकाहारी रेस्तरां, एक चिकित्सा केंद्र, कंबल स्टोर, क्लॉक रूम और धार्मिक प्रसाद और स्मृति चिन्ह बेचने वाली दुकानें भी बहुत सारी हैं।
आपको अपने कपड़े का भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जैसा मौसम रहता है उससे ऊपर बहुत ठंड रहती है। यदि आप गर्मियों में जाते हैं तो आपको गर्म कपड़े भी रखने पड़ेंगे ऊपर जाने के लिए। यदि आप सर्दियों में आ रहे हैं तो खुद को गर्म रखने के लिए दस्ताने, स्कार्फ, ऊनी कपड़े साथ में रखें। साथ ही अगर आप ट्रैकिंग की योजना नहीं बना रहे हैं तो भी आरामदायक जूते पहनें। दोस्तों, इसकी ऊंचाई मेरे हिसाब से लगभग 590.75 मीटर है और ये प्रति घंटे एक तरफ 1500 यात्रियों को ले जाना संभव रहता है। लेकिन इसमें जो है बैठ पाते हैं इस रोपवे में 8 से ज़्यादा लोग को नहीं बैठाते हैं। दोस्तों, इसका किराया भी बहुत महंगा नहीं है, 200 रुपये पर पर्सन है, तो बेहद आसानी से कोई भी लेके जा सकता है। और जिनको रोपवे से नहीं जाना है वो पैदल करें यात्रा, पैदल तो बहुत ही अच्छा रहता है। और सुविधाएं तो इतनी सारी हैं, खच्चर है, रोपवे है, पिट्ठू है, हेलीकॉप्टर है। तो जैसी आपकी सुविधा हो, जैसा आपका बजट हो, अपने बजट को ध्यान में रखते हुए अपना काम करें। पैदल जा सकते हैं, अगर जो आप सही हैं, ठीक ठाक हैं तो पैदल भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम लोग पहुँचने वाले हैं यहाँ पे। बस पहुंचने के बाद हम लोग का दर्शन होगा। दर्शन करने के बाद जो है अब हम लोग फिर रिटर्न, क्योंकि उतरने में दोस्तों समय नहीं लगता है, चढ़ने में जितना समय लगता है उतना उतरने में नहीं समय लगता है। उतरने में बिल्कुल तो हम लोग उतरेंगे पैदल। और देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है। ऊपर से बिल्कुल जैसे लग रहा है कि कोहरे के बीच में और बादलों के बीच में पहाड़ी है। हम लोग भी हैं तो हम लोग को भी यही लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल बादलों के बीच में खड़े हुए हैं। दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे तो इसके लिए सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाय गाइज़।